खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका मेज़बान सईद काजी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान याकूब साहब, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। जनाब मुनीब फारूक साहब एक नोटेड तजिया निगार भी हैं और एंकर भी हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मैं कुछ खबरें रन डाउन पेश कर दूँ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। अमर अयूब साहब का नाम दे दिया गया है, क्या फ़र्क पड़ेगा। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि अपने तय PTI टफ किस्म की अपोजिशन देने की बातें कर रहे हैं। ये क्या मामलात हैं। बानी PTI मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पीपल्स पार्टी से भी वो बात कर सकते हैं। तो कुछ क्या लचक पैदा हुई है। बड़े इनफ्लेक्सिबल थे वो। आलमी दुनिया को भी इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात बहुत से मुल्कों में, बहुत से ममालिक से ये बातें आ रही हैं, लेकिन मतलब एक सब ड्यूट सी आवाज़ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्टमा ने कहा है कि अगर इस बार ये गैस और बिजली की कीमतों में आप इजाफा करते हैं तो खुदा न खास्ता खाका बदन 70% जो है वो सनतें बंद होने का ख़तरा है। ये एप्टमा की तरफ से आया है। तो ये है वो चैलेंजेस असल में, मगर सियासत से शुरू करके फिर सनत और मैशत पर आएंगे। जनाब मुनीब फारूक साहब, हजूर हम थोड़ी देर पहले ही गुफ्तगू कर रहे थे कि हारने वाले कैसे हारे, जीतने वाले कैसे जीते, मगर दोनों अतराफ़ में कोई खुदा न खास्ता सफ़े मातम ही लग रही है, जिस तरह अभी इमरान याकूब साहब बता रहे थे। तो आप मुझे ये बताएं कि खबर मेरे पास ये आई है कि PTI सख्त किस्म की अपोजिशन देने के मोड में जा रही है। आपके पास क्या खबरें और क्या वो सैल हैं जनाब मुनीब फारूक साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका और जनाब इमरान याकूब साहब का। देखिए, मैं दो तीन चीजें यहाँ पर ये अर्ज कर दूं। एक तो ये कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन वाले दिन तो निकल कर उनके वोटर ने बता दिया कि वो वोट के जरिए अपना मैंडेट हासिल करना चाहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के वोटर निकले और जिस मिथ के अंदर जो एक मिथ था कि इंतखाबी मशीनरी नहीं होगी या मैकेनिज्म नहीं होगा तो फिर वोटर को वोटर बाहर नहीं निकलेगा, वो वोटर भी निकला। उन्होंने मैंडेट भी दिया। खैबर पख्तूनख्वा और वो तकरीबन स्वीप कर चुके हैं। वफाक के अंदर उन्होंने ठीक ठाक मेजर डेंट डाला है। इंतखाबात के अंदर बहुत सी ऐसी सीटें हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा है, जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है। अब आज उनका जैसे क्लेम हमारे सामने आया कि 180 सीटें उनके पास या उनकी हैं। चलें, वो तो अब मामला क्योंकि उस बहस तलब है, क्योंकि वो मामला इवेंचुअली इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ही जाएगा। लेकिन जहां तक एहतजाज की बात है, हाँ, एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए, उनका जमहूरी हक है। अगर वो इंतशार की हदों के अंदर ना जाए और एहतजाज ही रहे तो फिर तो उन्हें एहतजाज करना चाहिए। और मेरे ख्याल में वो पार्लियामान में आकर भी ये सिलसिला जारी रखेंगे। MWM की छतरी तले जब वो वफाक में आएंगे और उनके साथ मिलकर जब वो करेंगे तो यकीनी तौर पर वो एक सिलसिला ऐसा उनका शुरू हो जाएगा। और ये भी ज़हन में रखिए कि आज के दौर में मतलब उनकी 92-94 कम से कम इन हालात में सीटें हैं, तो इस तरह की यकमुश्त इकट्ठी सीटें और एक ही आवाज जब वहां से निकलेगी, जब स्पीकर का इलेक्शन होगा, जब डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा, जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन होगा और जब दूसरी तरफ से चोर डकैत धांधली इलेक्शन सब कुछ ये नारे लग रहे होंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि जिस तरह 2018 के अंदर इमरान खान साहब ने एक शोरो मुल्क के अंदर अपने ओहदे का हल्फ लिया था और पहली तकरीर की थी, उसी तरह का ही माहौल आपको इंतखाब पार्लियामान के अंदर नजर आएगा। लेकिन हाँ, जो उनका क्लेम है कि हम हुकूमत बना सकते हैं, वो जरा थोड़ा सा इस वक्त के जो नंबर्स हैं उनके हिसाब से वो जरा एक टॉल क्लेम लग रहा है। पंजाब के हवाले से तो बिल्कुल भी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। वफाक में भी अपने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हाँ, एहतजाज अगर वोटर पहले निकला है वोट डालने तो वो एहतजाज के लिए किस हद तक निकलता है ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात है मेरे लिए कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जिसको शेर अफजल मरवत साहब हेड कर रहे हैं, वो लफ्ज 9 मई के साथ फॉल्स फ्लैग कहते हैं। इमरान खान भी उसे फॉल्स फ्लैग कहते हैं। ये गोली और गाली से बदतर है पाकिस्तान की के लिए। वो इसको एक पर्सनल जैसे कहते हैं ना, इंसल्ट टू द इंजरी, वो समझते हैं। और ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ अपने लिए कोई सियासी स्पेस बनाने नहीं जा रही। तारीख आप मुझसे बेहतर जानते हैं, हमारे मुल्क में जब भी लड़ाई सियासी जमात की, सो मच सो जिसके पास मैंडेट भी हो उसकी, लोगों ने ये कहा है कि जी नहीं, देखिए इस दफा लोगों ने एंटी वोट दिया। देखिए, वोट दिया, लेकिन आप रियासत के साथ मुक्का आजमाई या ताकत आजमाई नहीं कर सकते। जिसके पास ताकत है वो ओवर पावर ही करता है। सही फरमाया आपने। और उसमें एक वजह ये भी है, मैं क्या समझता हूँ इमरान याकूब साहब,
कि जो है जो डिलीवर भी तो नहीं करते ना, ये अपने ख़ानदानों के लिए डिलीवर करते हैं, अवाम में रूट्स भी कोई नहीं होती, तो फिर ज़ाहिर है डेमोक्रेसी वीकेंड रहती है। ये इन्होंने बात की खबर, ये मुझे बताएं कि सुना है मुलाकातें भी कोई हो रही हैं, कुछ शुजात साहब भी कोई मुतहरक हुए हैं अडयाला में। अब आपको पता है ना, र्यूमर बिल भी बड़ी चलती है, तो क्या कुछ, और खान साहब भी थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी तो दिखा रहे हैं, बारिंग साइड जो अभी मुनीब भाई बात कर रहे थे कि वो 9 मई के बारे में तो ऐसी बातें ना ही करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब देखें, चौधरी शुजात साहब और उनके साहबजादे सालिक हुसैन साहब ये अडयाला जेल में खबरें हैं कि जा रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करने। चलें, अच्छी बात है, भाइयों में सुलह होनी चाहिए। सारी ज़िंदगी चौधरी बरादरान ने मिल के सियासत की है, तो आपस में इस तरह से नहीं होना चाहिए। बहरहाल क्या उसका नतीजा निकलता है, क्या चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो पिछले साल एक मामलात हैं वो एक मुलाकात में भूल जाएंगे, क्या बर्फ़ पिघल जाएगी, ये सारे अभी सवाल जो हैं वो गौर तलब हैं। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि हुकूमत और PTI के मामलात और हुकूमत कौन बनाएगा, तो ये जैसे मुनीब साहब कह रहे थे, देखें उमर अयूब साहब किसी के ख्वाबो ख्याल में भी शायद नहीं था कि उमर अयूब साहब का नाम आ जाएगा। लोग मुख्तलिफ नाम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन उमर अयूब का नाम वजारत उज़्मा के लिए देना ये इस बात की गमाजी करता है कि बानी PTI जो हैं कहीं ना कहीं वो भी उनके जहन में ये ज़रूर स्ट्रेटजी है इस वक्त, वो आप कह सकते हैं कि डबल पॉलिसी अपनाए हुए हैं। एक ये कि शेर अफजल मरवत के ज़रिए और उस तरह अली अमीन गंडापुर का नाम दे के ये कि जी हम तो बड़े एग्रेसिव हैं, हम बाज नहीं आएंगे। दूसरी तरफ उमर अयूब जैसे बंदे का नाम देना, तो ये भी तासुर देना ये कोई गिलानी साहब वाला रिपीट तो नहीं हो सकता। आपको पता है हमारी तारीख बड़ी दिलचस्प है। बिल्कुल ऐसे ही है। उस वक्त सेनेट में जो हुआ था, हाँ जी, आपको याद है सारी वो चीज़ें, तो वो मैं और वो उमर अयूब साहब भी बड़ा पुराना सियासी खानवादा, उनके दादा मोहतरम है ना, बिल्कुल उनके वालिद मोहतरम। गुजारिश ये है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि शायद वो वाला रिपीट तो ना हो, लेकिन उमर अयूब एक ऐसे कैंडिडेट ज़रूर हैं कि जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं, और ख़ास तौर पे ताकतवरों के तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। तो पाकिस्तानी सियासत में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की सियासत में, वैसे तो अमेरिका और इसका मतलब है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब बच सकते हैं। नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ही वज़ीर आज़म बनेंगे, अब वो बच नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके लिए देखें, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बात की है, काजी साहब शायद आपने ये क्या कहा है उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी का काबीना में ना बैठना जो है वो खतरनाक हो सकता है मुस्लिम लीग नून। ये फरमाया उन्होंने कहा वो किसी वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पैरों को नीचे से कालीन खींच सकते हैं। तो ये जो इस तरह की मखलूत हुकूमत होती है, जब आपस में इस तरह की बेतबारी होगी तो मामला तो आप समझते हैं कि वो क्या था, हुए हम दोस्त जिसके, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो जो हुकूमत पीपल्स पार्टी पे, मुनीब साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, मैंने एक और एंगल से भी आपसे बात ज़रूर करनी है कि एक तरफ तो मतलब है बड़े प्यारे दोस्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बड़े मिसाली ताल्लुकात तो रहे हैं, तारीख तो आप जानते ही हैं, चाहे उन्हें आप लव हेट रिलेशनशिप ही कह लें। तो लेकिन एक और बात, 16 महीने पहले वो मलबा मौजूद है और उसके बाद एक खौफनाक इकनॉमिक क्राइसिस जिसमें आपको शदीद प्राइसेस जो है स्लैब करनी पड़ेंगी। इंडस्ट्री खुद कह रही है कि जनाब हम तो इस पे नहीं चल सकते। तो क्या डिलीवरेंस ये 16 का रिपीट होगा, उससे बदतर होगा, या बिल्कुल एक रिनेसांस और निशत-ए-सानिया हो जाएगी? मुनीब साहब, बात यह है काजी साहब कि इस वक्त तो आप जो बदकिस्मत फैक्टर है वो ये कि इस वक्त आपको किसी तरह से कोई रिप्रीव तो नजर नहीं आएगा, कोई ऐसा रिलीफ जो पाकिस्तान की आवाम के लिए हो वो तो फौरी तौर पर नजर नहीं आएगा। इमीडिएटली गवर्नमेंट को रश करना पड़ेगा IMF के पास एक नए प्रोग्राम के लिए, क्योंकि आपको याद हो कि हम एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट के ऊपर अब तक चल रहे थे। अब आपको एक नया 3 साल लेना पड़ेगा एग्रीमेंट, आपको फिर उनकी जो स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। आपकी बिजली, आपको और हम सबको मेरे ख्याल में पिछले कुछ अर्से में लग पता गया है कि बिजली के बिल कितने बढ़ गए। मतलब जो अंदाजा है जहाँ कि वो आप गैस और बिजली के बिल, मतलब एक घर का बिल, अगर अपने घर का बिल पिछले साल जनवरी का देखूं तो वो अब इस दफा जो मुझे बिल आया उससे 3 गुना कम है। तो आप अंदाजा कर लें कि यानी जो जनवरी पिछले साल था उससे 3 गुना बढ़ के बिल आया आपका।
तीन गुना बढ़ के बिल आया है। तो ये यकीन करिए कि इससे पता चलता है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में, टैक्सेस की मद में और जो बिजली का टैरिफ है उसमें कितना इजाफा हो गया। बाय द वे एक और इजाफा नेपरा ने ऑलरेडी बता दिया है कि हम करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर फिर ये बयान आया है एप्टमा का। अब सवाल सिर्फ ये है कि रिलीफ कोई नहीं है, लेकिन देखिए हम इस वक्त कहाँ आकर खड़े हो गए हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अंदर एक ग्रुप है जो ये कहता है कि ये हमारे साथ तो बड़ा हाथ हो गया, ये बाय डिजाइन ऐसा रिजल्ट आया है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब इस इक्वेशन में फिट इन नहीं होते। एक बड़ा फैक्शन नहीं होगा, छोटा फैक्शन है, क्योंकि मुझे हैसियत साफी आपको हमें ये एडवांटेज होता है कि हमारे की बात सुन लेते हैं या हमारे सामने कुछ बातें होती हैं, बगैर नाम लिए लोग बात कर देते हैं। एक फैक्शन है जो ये कहता है कि नहीं जी होना यही कुछ था, इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल, और फिर जो हुआ जिस तरीके से हुआ वो आ गया है, तो बस अब इसको आगे लेके चल रहा है। अच्छी खबर फिलहाल कोई नहीं है पाकिस्तान के अवाम के लिए, सिवाय इसके कि जी ठीक है एक हुकूमत बने, वो उसमें एक दूसरे की टांग ना खींची जाए। और जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, अभी पीपल्स पार्टी नहीं जा रही कैबिनेट में, लेकिन शायद पीपल्स पार्टी को कन्विंस किया जाए एट अ लेटर स्टेज, 2 महीने बाद 3 महीने बाद, कि नहीं आप काबीना का हिस्सा बने, आप इस निज़ाम के स्टेक होल्डर मुकम्मल तौर पर बने। वैसे तो जरदारी साहब या बिलावल साहब ठीक कर रहे हैं कि वो चौथी दफा सिंध में रिपीट कर रहे हैं, इस निज़ाम के दरवाजे पे खड़े होंगे, जिम्मेदारी भी किसी चीज की नहीं लेंगे। और जब जब ये हुकूमत फेल करेगी, इकोनॉमिक फ्रंट पे करती है, किसी और चीज पर करती है, किसी जगह कोई सेटबैक होता है, तो कहेंगे देखा हम तो कहते थे ये नालायक है, इनसे पहले कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, और देखिए हम तो कोई वजारत नहीं ली रहे, हमारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी है नहीं, ये देखें ये बड़े नालायक है। सो इस पूरे मामले में मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये सुनी सुनाई बात नहीं है। ये पाकिस्तान PMLN की जो आला तरीन क़यादत है, उनके इर्द गिर्द की ये जो गुफ्तगू है वो यही है कि जी ये आखिरी मौका है। एक लफ्ज है अंग्रेजी का जिसे हम कहते हैं ऑब्लिटरेट, ये ऑब्लिटरेट हो जाएंगे अगर इन्होंने इस दफा टर्न अराउंड ये ना कर पाए, जो कि टर्न अराउंड बड़ा अपहिल टास्क है। पंजाब में हो सकता है डिलीवरी ये वो चले, पंजाब उस हवाले से एक रिच सूबा है फाइनेंसेस के हवाले से, लेकिन वफाक तो आपका वैसे ही कंगाल होता है काजी साहब, और ऊपर से वो वफाक जिसने सिर्फ बुरी खबरें देनी है। मैं यानी एक वाटर लू कह सकते हैं ये जो बात कर रहे हैं। तो बड़ी अहम खबरें जो हम इस ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। क्या मियां साहब ने वापसी का फिर से इरादा बांध लिया है, जिसकी ये बात हो रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इस दफ़ा इसहाक डार साहब शायद वज़ीर ख़जाना ना हो। ये उनके लिए अच्छी खबर है, ये कौम के लिए? ये मैं पूछूंगा इमरान याकूब साहब से एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब कहानियां तो बहुत थी, वो अखबार भी आपने देखे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सुर्खियों की सूरत में लगे, और आप कहते हैं कि मेरे दिल मेरे मुसाफिर फिर से हुक्म सादर देंगे। नहीं काजी साहब, पहली बात आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो खबरें हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस लंदन चले जाएंगे, इसमें अभी तक कोई सदाकत नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मुस्लिम लीग नून के करीबी ज़राए हैं, शरीफ फैमिली के जो करीबी ज़राए हैं, उनके मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने ये फ़ैसला किया है कि वो मरीम नवाज़ जो हैं उनकी पूरी तरह से उन्हें गाइडेंस भी देंगे, और उस पंजाब सूबा जो है, जैसे मुनीब अभी कह रहे थे, तो वो पंजाब में अपने देखिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि सबसे पहले जो उनका होम ग्राउंड है पंजाब, उसमें सूरत हाल बेहतर की जाए, और उसमें जो गुड गवर्नेंस है वो कायम करके मिसाल कायम की जाए। और अगर सिंध, बाकायदा उनके इजलास में ये बात डिस्कस हुई है कि अगर सिंध पीपल्स पार्टी के लिए सिक्योर है तो हम पंजाब क्यों सिक्योर नहीं कर पाए। तो उस मामले में ये बात है। और उसमें आपको एक ख़बर भी दे दूँ काजी साहब कि मरीम नवाज साहिबा अभी तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब से दो मुलाकातें कर भी चुकी हैं। IG पंजाब की तरफ से और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से उनको ब्रीफ भी किया गया है, प्रॉपर ब्रीफ किया गया है DCs के बारे में, इंतज़ामिया के बारे में, सेक्रेटरीज़ के बारे में। और फिर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने उन्हें DPOs के हवाले से बताया। और ये मामला जो है आपने देखा हो शायद कि मरीम नवाज जो हैं अभी उन्होंने हलफ तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये मीटिंग्स करना शुरू कर दी हैं। अब मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि पंजाब को इस तरह से किया जाए कि यहाँ पे डिलीवर किया जाए, यहाँ पे जो पेस मोहसिन नकवी ने बतौर
निगरान वजीर आला कायम की है, उस पेस से अब नीचे आना भी आप समझिए कि मुस्लिम लीग नून अफोर्ड नहीं करती। अब उनकी कोशिश ये होगी कि उस पेस को ना सिर्फ कायम रखें बल्कि पंजाब में एक अच्छी गवर्नेंस के ज़रिए से अवाम में अपने लिए जो बेजारी है उसको कम किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये सवाल यहाँ पे ये भी है काजी साहब कि क्या वो उसमें कामयाब हो पाएंगे? क्या जो सवाल तो यही है। हाँ जी, क्या वो महंगाई जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, कामरान अरशद जो चेयरमैन हैं एप्टमा के, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अलावा तैयब इजाज कुरैशी जो फेडरल चैम्बर के यहाँ इस चैप्टर के चेयरमैन है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो दोनों का ये कहना है कि अगर यही सूरत आ रही एनर्जी और गैस के बिलों की तो 70% इंडस्ट्री आपकी बैठ देखिए, वो जाएगी। तो हमने इस प्लेटफॉर्म से इमरान याकूब साहब आप भी सुनते रहते हैं, आपने भी बात की, आपके प्रोग्राम में भी हम करते रहते हैं। वो तो जब तक करें आप हाथ नहीं डालेंगे, ये तो बहुत बड़ा कार्टेल है, बहुत बड़ा माफिया है। मुनीफ फारूक साहब, कुछ खबरें ये है कि कुछ आई है फ्लेक्सिबिलिटी यानी अडयाला जेल में, और वो अब चूंकि मौलाना फजलुर रहमान एहतजाज की बात कर रहे हैं तो वो कहते हैं जी उनसे भी मुबैना तौर पर कि उनसे बात हो सकती है। अब असद कैसर साहब का मैं एक शॉर्ट्स चलवाता हूं, वो सुने और फिर बात आपसे बढ़ाते हैं आगे। जी सुनाएं जरा। मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं एंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान है के साथ, एनपी के साथ, आप शिरपाव की जो पार्टी है, कौमी वतन पार्टी, और दीगर जो परस पार्टियां हैं, इस्लामी पार्टियां जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटेजी बनाएं। जी, ये अब देख रहे हैं ये हवाएं किस रुख को चल पड़ी हैं मुनीफ फारूक साहब जनाब। देखिए गुजारिश ये है काजी साहब कि अगर सियासी जमातों से गुफ्तगू करनी है तो वो तो बहुत अच्छा और मुस्बत अमल है अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं। लेकिन आज अभी जिस तरह बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कहा कि वो तो इस बात पर यकीन नहीं रखते कि जी किसी भी और जमात से पावर शेयरिंग करनी है और 180 सीटें ही हमारी हैं, ये तो फिर वो एब्सोल्यूटिज्म की तरफ आप जा रहे हैं कि ठीक है आप कह रहे हैं कि नहीं जी माई वे और हाईवे आप सब चोर डाकू डकैत हैं, वही जो इमरान खान साहब का पुराना था। लेकिन क्या आप इससे कोई अचीव कर पाएंगे? मौलाना साहब के हमनवा हो कि आप इलेक्शन के सारे प्रोसेस को तो गालियां दे सकते हैं, लेकिन क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा किसी को? मेरा नहीं ख्याल उससे किसी को फर्क पड़ेगा, किसी के कान पे जूं भी नहीं लगेगी। वो कह रहे हैं लोगों को बाहर निकालेंगे, बिल्कुल निकाल लें, लेकिन आंसर इज नो, बिकॉज इमरान खान साहब की जमात उसी एस्टेब्लिशमेंट पर चढ़ दौड़ी थी 2023 में, और उससे पहले वो उसके साथ दस्तों गिरबा थे। तो फिलहाल सिर्फ एहतजाज की बिना पर ये करना कि जी हम तब्दीली ले आएंगे और मुल्क में एक तलपट कर देंगे निज़ाम को, वो जब तक आपको ऐसे फैक्टर्स बीच में इन्वॉल्व ना हो तो वो तलपट होता हुआ निज़ाम नजर नहीं आता। जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, जितना सब कुछ कर लें, जब तक इशारा ना हो तो सिलसिला नहीं चल सकता। और मेरे ख्याल में जिस नहज पर आज हमारा मुल्क है, मजीद साजिशों की या रेशा दवानियों की जरूरत नहीं है हमारे को। अल्लाह खैर करे और मुझसे बचे रहें। मगर इमरान याकूब साहब, एक क्या ये बिजनेस एज यूजुअल होगा जो हमने 2018 में देखा या उससे पहले देखा? क्योंकि जो पेस है डिटीरियोरेशन की, मैं इकोनॉमिक मास पे बात कर रहा हूँ, वो ऐसी है कि लोगों के अंदर मुझे कभी ये लगता है कि जो अगला इशू इस मुल्क के अवाम का होगा शायद वो खान और पीटीआई ना रहे, वो बिजली के बिलों और गैस के बिलों पे आ जाएगा। काजी साहब बिल्कुल आपने ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ एक अगर आप इजाज़त दें, जो अभी मुनीब साहब बात कर रहे थे, पीटीआई का एक और मसला है जो आप लोग शायद उसको अभी उस तरह से एड्रेस नहीं कर पा रहे कि पीटीआई में आप देखें मुख्तलिफ तरह की आराज़ सामने आ रही हैं। असद कैसर साहब आके कहते हैं कि अडयाला जेल में मैंने मुलाकात की है बानी से और उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि वफाक में स्पीकर कौन होगा, वज़ीर आला पंजाब क्या होगा। उसके कुछ ही देर बाद बैरिस्टर गौहर साहब आते हैं और वो फरमाते हैं कि जनाब हमें बता दिया है उन्होंने, हमारा मियाँ असलम इकबाल पंजाब में और सालार काकड़ साहब बलोचिस्तान में उम्मीदवार होंगे। यानी कि आप ये भी एक इंडिकेट करती है चीज़ कि इमरान खान भी शायद अंदर अडयाला जेल में डबल माइंडेड हैं, या जो उनकी टीम नीचे आके मीडिया को इन्फॉर्म करती है, मीडिया से बात करती है, वो भी कोई बंदा कुछ कह रहा है, कोई बंदा कुछ कह रहा है। तो ये पॉलिटिकली अब दूसरे आ जाते हैं आपकी उस पर। तो देखें, किसी ने किसी भूखे आदमी से पूछा कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो उसने कहा 4 रोटियां।
अगर आम आवाम जो है आपकी इशराफिया कितने परसेंट है? काजी साहब आप खुद इकनॉमिक्स के आदमी हैं, यहाँ पे जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उसके बारे में अब मामला ये है कि जब गैस के इतने बिल आएंगे, जब आपका बिजली के इतने बिल आएंगे, तो वो बेचारा गंजी धोएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? वो बच्चों की फीसें कहाँ से देंगे, वो खाना कहाँ से खाएंगे? फिर उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि वो पीटीआई है, वो मुस्लिम लीग नून है, वो जमीयत उलमा इस्लाम है। उनका मामला फिर रह जाता है कि उनके बच्चों की फीसें कहाँ से जाएंगी, या तो फिर वो सिविल नाफरमानी की तहरीक है कि जैसे इंस्टिगेट माजी में किया गया था कि जी बिल ही जमा ना कराओ, बिलों को आग लगा दो, या जो वो मजबूर हो जाएंगे कि जी अच्छा फिर काट दो। लेकिन मुझे एक बात समझाए, मैं दोनों से पूछता हूँ, बारी बारी पूछता हूँ, हुजूर ये कौन से सैक्रोसैंक्ट लोग हैं? कोई भी गवर्नमेंट आती है, मैंने एक इंतहाई यानी एक मामूली साफ़ी के तौर पर यह कहा कि यार आप हमें मंशूर ना दें, आप हमें मुनीफ फारूक साहब, मैंने कहा था कि आप सिर्फ ये करें कि जो 93 से लेकर अब तक आपने बिजली के मुआहदे किए हैं उन्हें खोल के दिखा दें हमें, और उनको कोई टच नहीं करता। 4.5 रुपए का यूनिट है इंडिया में, 400 यूनिट तक, ये बिल्कुल चंद किलोमीटर परे की बात है। तो ये आप जब तक इन कार्टल्स की आबियारी करते रहेंगे या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो फिर सियासत तो फिर तो आप उधर ही देखा करेंगे ना, पिंडी की तरफ देखा करेंगे। एक ब्रेक के बाद मैं जवाब लूंगा, मेरा सवाल याद रखिएगा, मेरे दोनों भाइयों से सवाल है, हम पूछेंगे कि ये क्या मामला है, इन कार्टल्स को कौन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मुनीफ साहब, अब जो हम मामलात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि ये जो नेक्सस बना था, मनी रन्स आफ्टर पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स रन्स आफ्टर मनी, और फिर कार्टल्स, फिर ब्लैक मनी, ये सारी इससे इलेक्शन फंड होते थे, ये लल्ले तलल्ले चलते नजर नहीं आते। तो आप कैसे देखते हैं इस आने वाले सिनेरियो को? क्योंकि आप तो खुद ही हम तेल फेंक रहे हैं इन प्राइसेस के जरिए, क्या कहेंगे आप? खाई साहब, बात ये है, ये एक बुनियादी फैक्ट, एक चीज है ना जिसको आपने आइडेंटिफाई की है। अगर आप ओवरऑल देखें तो कुछ चीजें, अब मैं, ये सख्त बात है, पता नहीं मुझे इतनी मायूसी फैलानी चाहिए या नहीं फैलानी चाहिए, लेकिन बात यह, मैं लोगों को यूटोपिया तो दिखा नहीं सकता। मैं अगर देखूं तो हम बहसीयत मुल्क, हमारा प्रॉब्लम यही हमारा रहा है, या हमारी जो हुकूमतें भी रही हैं, हम पता नहीं खुद को या अपने एक बहसीयत एक मुल्क को वहां ले जाते हैं कि वे, जहां लगता ही है कि वे आर बियॉन्ड रिपेयर, हम रिपेयर की स्टेज से गुजर चुके हैं या बहुत आगे निकल आए हैं। अब मसला सिर्फ ये है कि ये बिजली के मुआहदों का, इसके बारे में एक और शख्सियत ने मेरी जब बात हुई एक दफ़ा उनसे, जब ये 2013 के बाद बिजली के मंसूबे लगे, उन्होंने, मुझे बड़ी कदावर कारोबारी शख्सियत है, उन्होंने कहा जी कि ये जितने मंसूबे लग रहे हैं ये वायबल ही नहीं है। मैंने कहा जी कैसे वायबल नहीं है, मतलब बिजली तो बनेगी? उन्होंने कहा नहीं, बिजली बनेगी लेकिन ये इतनी महंगी बिजली है कि अफोर्डेबल ही नहीं है, और आपके मुल्क के पास इतने पैसे नहीं है कि आप इसे सब्सिडाइज करें। जब ये ट्रांसफर होगा टू द अवाम, टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो लोग चीखें निकल जाएंगी लोगों की। अब आप देखिए वो चीखें, मैं अल्लाह के करम और फजल में हूँ, अल्लाह ताला का बेपनाह फजल है। जी, आप ये फरमाइए कि ये 2013 में जब बिजली के मंसूबे लग रहे थे तो आपने कहा कि बड़ी कारोबारी शख्सियत ने कहा ये फीजेबल ही नहीं है, ये हम बिजली खरीद ही नहीं पाएंगे, इज दैट राइट? एग्जैक्टली। और जो ये बात थी कि उन्होंने कहा जी कि ये जब अवाम पे ये शिफ्ट करेंगे तो लोगों की चीखें निकलेगी। मैं तो वही कह रहा था कि अल्लाह के करम और फजल में हम लोग, अल्लाह का बेपनाह करम है हम पे, आप पर है, इमरान याकूब साहब पे है, लेकिन हम भी जब बिजली का बिल अब अदा कर रहे हैं तो एक दफ़ा तकलीफ होती है हम सबको कि यार ये एक अच्छा खासा पोर्शन हमारी सैलरीज का एक बिल की अदायगी के अंदर जा रहा है। और आप अंदाज़ा करिए कि वो हाउस होल्ड जो शू नेल बजट पर गुजारा करते हैं, जिसने बच्चे की फीस भी देनी है, जिसने दवाई दारू भी करना है, घर भी चलाना है, किराया भी देना है, सब कुछ करना है, उसको जब बिल इस तरह के आएंगे तो वो कहाँ पर जाएगा आदमी? वो तो यकीनी तौर पर परेशान होगा। अब कहा जाता है जी हम सब्सिडाइज कर रहे हैं बिजली, जी 200 यूनिट वाले को, 300 यूनिट वाले को। कई जगह ऐसी भी हैं जहां बेचारे किसी का एक पंखा और बत्ती है और उसका हजारों रुपए बिल आ जाता है महीने का। मसला सिर्फ ये है कि ये तो एक फैक्टर है जो हम गिनवा रहे हैं। ओवरऑल हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं रही, क्योंकि हमारे मुल्क में सस्टेन्ड गवर्नेंस नहीं रही, हमारे मुल्क में तजर्बात बेशुमार किए गए हैं। मैं फिर कहूंगा, मेरा सिर्फ नुक्ता एक था, 2016 में अगर हमारा मुल्क किसी डगर पे चल रहा था
कोई इतना बड़ा क्राइसिस हमारे मुल्क में नहीं था। करंट अकाउंट डेफिसिट का प्रॉब्लम बिल्कुल था, लेकिन कोई लूट नहीं मची थी, ये हालत नहीं थी। तजर्बे किए गए, निकाला गया, फिर इमरान खान साहब आए, फिर इमरान खान साहब की हुकूमत भी चलती हो गई, खत्म हो गई। अब फिर पीडीएम आई, पीडीएम के पल्ले भी कुछ नहीं था और उनसे बेशुमार गलत फैसले हुए और एंड एट द एंड ऑफ द डे रगड़ा भी लग गया पाकिस्तान की आवाम को। अब एक नई हुकूमत आ रही है, इसके पास भी 2-3 साल तक आवाम को अच्छी खबर देने के लिए कुछ नहीं है। स्टॉप गैप अरेंजमेंट छोटे मोटे देंगे, अच्छा जी हो हमने बिजली की कीमत ये देखें, या हमने फ्यूल की कीमत कम कर दी जब इंटरनेशनल मार्केट में कम होगी, लेकिन वेरी नेक्स्ट मंथ अगर वो स्ट्राइक करेगी ऊपर की साइड पे तो आपको कीमत बढ़ानी पड़ेगी। सो इन दैट वे कोई सस्टेन्ड रिलीफ नहीं है। सो ये एक ऐसी चीज है कि जो आई थिंक फॉर ऑल आई थिंक अनदर 2-3 ईयर पाकिस्तान के अंदर एक तो सस्टेन्ड हुकूमत, नो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो कि किसी के काबू में नहीं है, वो आपको नजर आ रही है। अगर शुरू यहाँ से हो रहा है तो उसका इख्तिताम कहाँ होगा? ये जो अभी मुनीब साहब ने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने खबर ब्रेक की है कि 2013 में आपको पता था, मतलब आप माहिरीन होते हैं, आप पास ब्यूरोक्रेसी होती है, आप मुआहदे कर रहे होते हैं, तो आप ऐसे मुआहदे करते हैं जिससे मुल्क का बेड़ा गर्क होने के जो इम्कानात हैं इंतहाई रोशन हो जाएं। इमरान याकूब साहब एक क्रेडिबल वॉइस है, मुनीब फारूक साहब जो बात कर रहे हैं। काजी साहब जो बात कर रहे हैं मुनीब साहब, वो देखें, वो उनका कहना है कि बहुत बड़े पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने उनसे कहा, लेकिन उस वक्त देखें कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका मकसद क्या था, उनका टारगेट क्या था। वो बुनियादी तौर पे ये चाहते थे कि जो मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है वो ख़त्म हो जाए। अब लोड शेडिंग तो आज सारा दिन रही। मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ मुझे नहीं पता, मैं जागा तो बिजली नहीं थी। मैं वो तयम्मुम का क्या कहते हैं, वो खुश मतलब बोतल से मुंह धो के तो आ गया। काजी साहब उसकी बुनियादी वजह ये है, वहाँ हो सकता है कोई काम हो रहा हो, मेंटेनेंस का कोई काम हर हफ्ते जाती है सर, हर हफ्ते वो मेंटेनेंस के लिए बाज़ औक़ात जाती है, लेकिन असल चीज़ है लोड मैनेजमेंट भी ये करते हैं, लोड शेडिंग भी करते हैं। देखिए मामला ये है कि बिजली अगर हो भी और इतनी महंगी हो कि लोग वैसे इस्तेमाल करना छोड़ दें। देखिए जो बुनियादी तौर पर उन्होंने बात की ना उसके तो कि भाई जो जिस कीमत पे आप खरीद रहे थे, मैं गयाना की बात करता हूं, गयाना को एक प्लांट जो हमें भी बेचा गया और उन्हें बेचा गया एक ही कैपेसिटी का, हमने उसकी 3 गुना कीमत दी, उन्होंने 1 गुना दी। तो आप डोंट यू थिंक इट वाज इनबिल्ट, ये इसकी बर्बादी हमारे बिजली के वायदों में इनबिल्ट थी। तो ये तो सर 1993 से सर हम तो हमेशा ये बात करते हैं कि आईपीपीएस जब से शुरू हुई है उस वक्त ये बुनियाद रख दी गई थी, और मुझे ये बताएं कि किस हुकूमत में ये नहीं हुआ। ये खोलते क्यों नहीं, मुआहदे खोलते क्यों नहीं? हाँ जी, अगर ये साफ हैं, हाँ जी, पीपल्स पार्टी ने किए, परवेज मुशर्रफ से तो अल्लाह ताला पूछेंगे अगली दुनिया में जाके। मुनीब भाई इजाजत है? हाँ जी, मुनीब भाई ये मुझे बताएं कि ये क्यों नहीं ये मुआहदे खोले जाते, क्यों नहीं हमें बता, हमारे पैसों से ये मुआहदे होते हैं और हम हर महीने इनकी किक बैक की किस्त अदा करते हैं। मुझे ये कहने दीजिएगा, मैं सख्त बात कर रहा हूं, तो वाई नो गवर्नमेंट ओपन्स इट? बात ये है काजी साहब कि ये अभी जो इमरान याकूब साहब ने बात की, शायद वो ये होता है कि तो एक कन्वीनियंट इशू ये था, पीएमएलएन जब आई है या कोई भी हुकूमत नहीं खोलती, अब यहाँ कहा गया जी टेक और पे के ऊपर बनाए गए हैं, वो बड़ा सख्त कंडीशन होती है और उससे आपको रगड़ा ही लगता है इवेंचुअली, या अवाम को या पाकिस्तान की रियासत को। लेकिन इशू ये है कि जब आपने मुझे याद है 2008 और 13 के दरमियान एक वक्त ऐसा था कि दिन में बिजली आती थी 2-3 घंटे 4 घंटे, बाकी सब बिजली होती नहीं थी। मतलब मुझे अभी भी याद है कि एक वक्त ऐसा था कि हम के जो घर में यूपीएस आपने लगाए होते हैं वो खत्म हो जाते थे, जनरेटर चल के गर्म हो जाते थे, आपको बंद करने पड़ते थे कि जी वो उसको कोई थोड़ा सांस आ जाए, इतनी बुरी हालत हो गई थी। और ये मई जून जुलाई की गर्मियों के हवाले से अब अगर उसका जो हुआ ये कि जी उन्होंने बिजली बहुत बड़ी तादाद में पैदा की, पाकिस्तान में वो अंधेरे खत्म हुए, मान लिया, लेकिन यकीनी तौर पर अब वो कितने ट्रांसपेरेंट थे, कितने फाइनेंशियली वायबल थे, ये मैंने और आपने डिसाइड नहीं करना। हमारे मुल्क में तो ऐसे बहुत से मुआहदे हैं जो कभी भी अवाम के सामने नहीं आएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ, चलें ये मुआहदे ना भी आए, इशू ये है कि क्या आपका मुल्क एक सस्टेन्ड इकोनॉमी चला सकता है, एक सस्टेन्ड गवर्नेंस सिस्टम दे सकता है? आज भी हमारा मसला यहाँ पर है, इसी जगह पर हम खड़े हैं और मुझे कोई तब्दीली यकीन माने जरा सी भी नजर नहीं आती। जो मुझे नजर आता है वो मुझे इंस्टेबिलिटी नजर आती है। बेशक मैं चुप हो जाऊंगा, मुझे कहा जाएगा भी आप ये बातें ना करें जिससे आवाम में मायूसी फैलती है, मैं चुप कर जाऊंगा, लेकिन मेरे चुप करने से फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि ये मायूसी लोगों को नजर आती है। अब आप देखिए, एक ऐसी हुकूमत जो पहले दिन बनेगी और फिर रोज लोगों से गालियां सुनेगी, ओ ये तो चोरी के मैंडेट पे बने हुए हैं, ओ देखो जी ये तो चोर है, ये तो फलाने है, ये करते ही रहेंगे। लास्ट 30 सेकंड में इमरान याकूब साहब, ठीक है हमें बिजली की ज़रूरत थी, अंधेरे ख़त्म हुए, मगर इन मुआहिदा करते हुए हमारे मुस्तकबिल को अंधेरे में धकेल दिया गया। डू यू एग्री विद दिस? काजी साहब, इससे कौन इनकार कर सकता है कि जो अगर मुआहदे हैं, भाई आपने जितने भी शफाफ किए, और आपने उस वक्त तो कौम को ये कहा था कि हमने देखें इसमें कितनी कमी की है। नेपरा और पेपरा के जो दादोशुमार दिखाए जाते थे, वो कहा जाता था कि दुनिया में ये हमने इतना उसमें रायत करवाई है। और नहीं, अगर रायत करवाई है तो 4.5 रुपए का यूनिट इंडिया में क्यों बिक रहा है? सर मैं गुजारिश यही कर रहा हूँ ना, इंडिया ने देखे डैम कितने बनाए हैं, उसके वो देखे बिजली बने ऐसी बिना बनाओ। सर मैं यही कह रहा हूँ ना कि ये कहते थे कालाबाग डैम बनेगा, सारा पाकिस्तान रुड़ जाएगा। नहीं सर, यही तो, और उसमें भी आईपीपीज का लोग, माफी चाहता हूं, मुझे क्लोजिंग करनी है। मुनीफ फारूक साहब, थैंक यू वेरी योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, चीज़ों को समझने में हमें मदद मिली। मगर बात यह है कि अब इस तरह से चीज़ें कारपेट के नीचे रख के हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये हमें निकालना पड़ेगा और स्केल्टन खोलने पड़ेंगे, अलमारियां खोल के कौन क्या है उसको आईना दिखाना पड़ेगा, ताकि ये मुल्क आगे बढ़े, और दुआ है आगे ही बढ़ेगा। इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।